हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 24 वानी एजुकेशन। तो अब हम 10th क्लास में आ चुके हैं। ओके, और आप 9th क्लास को क्रॉस कर चुके हो। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम साइंस में कुछ न्यू टॉपिक्स करने वाले हैं। इनका थोड़ा थोड़ा रिलेशन आपके जो 6 से लेकर 9 तक की स्टडी थी उसके साथ भी रहेगा। तो हमें पता है कि साइंस में टोटल हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं। हमने जैसे 9th क्लास में भी डिस्कस किया था कि अगर हम साइंस की बात करें तो इसमें हम बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं। ओके, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम एक एक करके इन्हीं सब की स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम आज शुरू करने वाले हैं फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है, और आपकी जो बुक है उसका भी फर्स्ट चैप्टर है, और उसका नाम है लाइट। क्लियर। तो अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि 10th में हमारे लिए क्या न्यू होने वाला है। अभी जो आपकी ये क्लास है 10th वाली, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमने आगे का बेस कैसे बनाना है। यहाँ हम जो जो चैप्टर्स करने वाले हैं उनका रिलेशन डायरेक्टली क्या होगा, हमारी हायर स्टडीज़ के साथ होगा। इस वजह से हम अब की बार पूरा डीप में एक एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर। तो अभी हम फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है लाइट, उसकी स्टडी करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यही उठता है कि व्हाट इज लाइट। हम लाइट के बारे में क्या समझते हैं। ओके, तो सिंपली अगर हम बात करें तो लाइट एक तरह की एनर्जी है। वो एक तरह की इनविजिबल एनर्जी है जो क्या करती है, जो हमें देखने में हेल्प करती है। अगर हम सिंपली बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि लाइट क्या है। लाइट एक तरह की एनर्जी है जो क्या कर रही है, हमें देखने में हेल्प कर रही है। इसको हम एक्सपेरिमेंटली ऐसे देख सकते हैं कि अगर मैं अभी इस रूम की सारी लाइट्स को ऑफ कर दूं और कोई भी सोर्स ना छोड़ूं इस रूम में कि जहां से लाइट आ सके, तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देगा, ओनली अंधेरा हो जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही लाइट गई आप थिंग्स को नहीं देख पा रहे। क्लियर। तो जैसे ही आप लाइट को ऑन करोगे आपको थिंग्स दिखनी शुरू हो जाएगी। क्लियर। तो इस तरह से हमें यहाँ पता चलता है कि लाइट होता क्या है। तो लाइट की सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम यहाँ सिंपली ये लिख सकते हैं, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इनविजिबल एनर्जी। Light is a form of invisible energy which produces sensation of sight. The sensation of sight. तो अभी हम यहाँ देखते हैं हमने इस डेफिनेशन में क्या लिखा है। हमने लिखा है कि जो लाइट है वो क्या है, वो एक फॉर्म है। किसकी फॉर्म है, एक तरह की इनविजिबल एनर्जी की। लाइट में एनर्जी है। ऐसा हमने फोटोसिंथेसिस में भी किया है कि किस तरह से लाइट जो होती है, अगर हम सनलाइट की बात करें तो वो क्या करती है, वो प्लांट्स में फूड को सिंथेसाइज करने में हेल्प करती है और उसमें एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ओके, और उन्हीं फूड को हम खाकर हमें एनर्जी, जब हम उन फूड को खाते हैं तो हमें भी क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो एक तरह से लाइट क्या है आपके पास, वो एक इनविजिबल एनर्जी है जो क्या करती है, जो प्रोड्यूस करती है किस थिंग को, सेंसेशन को। किसकी सेंसेशन को, साइट की सेंसेशन को। साइट का मीनिंग क्या होता है, किसी भी थिंग को देख पाना। तो हमने यहाँ सिंपली लाइट के बारे में क्या पढ़ लिया, हमने यहाँ लाइट की डेफिनेशन देख ली है कि लाइट क्या है। वो एक तरह की एनर्जी है, इनविजिबल है, और वो क्या कर रही है, वो हमें देखने में हेल्प कर रही है। हम सिंपली अगर ये बात कहना चाहें तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, हाउ। कोई भी लाइट है वो हमें देखने में कैसे हेल्प कर रही है। तो अभी के लिए मैं जस्ट आपको 2 लाइंस में ये बताने वाला हूँ कि ये कैसे होगा। आगे हम जब इस टॉपिक में आगे जाएंगे तो हम यहाँ पे प्रूफ भी करेंगे, हम यहाँ देखेंगे कि वो सब कैसे परफॉर्म होता है जब हम इसके अंदर आगे स्फेरिकल मिरर्स या लेंसेज के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ हमने ये बात की है कि जो लाइट है वो हमें देखने में हेल्प करती है कैसे।
अब जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे पर लाइट आ रही है, जैसे ही मुझ पर लाइट आएगी तो लाइट मुझसे रिफ्लेक्ट होकर अपना पाथ चेंज करेगी। क्लियर? लाइट क्या करेगी, जैसे ही लाइट मुझ पर आएगी, लाइट मुझ पर क्या करेगी, मुझसे रिफ्लेक्ट होकर अपने पाथ को चेंज करेगी। जब वो लाइट है जिसने अपना पाथ चेंज किया है, जब वो क्या जाएगी, जब वो हमारी आइज़ के अंदर जाएगी ना, तो तब हमें क्या होगा, तब हमें कोई भी थिंग है दिखनी शुरू हो जाएगी। आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप मेरे सामने खड़े हो, लाइट मुझ पर आ रही है, मुझसे रिफ्लेक्ट होकर आपकी आइज़ में जा रही है, तो मैं आपको दिख पा रहा हूँ। सेम इसी तरह से मैं भी आपको देख पाऊँगा। अगर आप मेरे सामने खड़े हो, लाइट आप पर रिफ्लेक्ट होकर मेरी आइज़ में आ रही है, तो मैं आपको देख पाऊंगा। अब आइज़ में ये सब कैसे होता है, ये हमारा सेकंड जो चैप्टर है उसका टॉपिक है। तो वहाँ हम आई का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और वहाँ ये देखेंगे कि किस तरह से लाइट हमें देखने में हेल्प कर पाती है। तो हम यहाँ सिंपली क्या कह सकते हैं, हम यहाँ सिंपली ये कह सकते हैं कि लाइट आएगी, वो क्या करेगी, वो रिफ्लेक्ट करेगी और उससे हमें क्या होगा, उससे हम उसे देख पाएंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को या थिंग को या पर्सन को हम सिंपली ये कह सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ क्या डेफिनेशन आ जाती है फिर, एनी ऑब्जेक्ट which reflects light falling on it is visible to us। तो हमने यहाँ क्या लिखा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो क्या करता है, जो रिफ्लेक्ट करता है किसे, लाइट को, जो लाइट उस पर पड़ रही है, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हमें विजिबल हो जाएगा। तो हमने यहाँ लिख लिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उस पर लाइट जा रही है और वो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है तो हम उसे देख सकते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका अपोजिट भी प्रूफ हो जाएगा यहाँ, कि हम लिख सकते हैं इफ object reflects no light, मीन्स कि वो कोई भी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, तो हम क्या कह सकते हैं, देन ऑब्जेक्ट इज नॉट विजिबल। तो हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट हमें विजिबल नहीं होगा। तो हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो रिफ्लेक्ट करता है, किसी भी लाइट को नहीं रिफ्लेक्ट करता, रिफ्लेक्ट्स नो लाइट, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए नॉट विजिबल हो जाएगा। तो हमने यहाँ ये देख लिया कि लाइट एक्चुअल में क्या है, वो एक तरह की एनर्जी है, इनविजिबल एनर्जी है, जो हमें देखने में हेल्प करती है। अगर वो लाइट जो है वो किसी ऑब्जेक्ट पर जा रही है और वहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो ऑब्जेक्ट दिखेगा। अगर वो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही तो वो ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखेगा। तो इस तरह से हम यहाँ कह सकते हैं कि हम किस तरह से किसी थिंग्स को देख सकते हैं। इसी में हम वन पॉइंट को और ऐड कर सकते हैं, वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स through transparent medium because light passes through transparent medium। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि इस लाइन का क्या मीनिंग है। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को देख पा रहा हूँ, जैसे कि अगर मैं इसी बोर्ड की बात करता हूँ, क्लियर,
तो हम दोनों के बीच में एक मीडियम है जिसे हम एयर बोलते हैं। एयर हमारे लिए क्या है? एयर हमारे लिए ट्रांसपेरेंट है। ओके, अब यहाँ मैं आपको ट्रांसपेरेंट के अलावा जो 2 और वर्ड्स आते हैं उनका भी अभी मीनिंग बताऊंगा। तो एयर क्या है? हमारे लिए ट्रांसपेरेंट है। लाइट हमेशा ट्रांसपेरेंट मीडियम में से पास आउट हो जाती है, इसलिए जो लाइट है वो एयर में से पास आउट हो पा रही है, और आगे जो आपके पास मीडियम आ रहा है जहाँ से वो रिफ्लेक्ट कर रही है, तो हम क्या कर पा रहे हैं, इस वजह से उस मीडियम जो हमारे पास नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है उसे देख पा रहे हैं। हम यहाँ एयर को नहीं देख पा रहे। तो क्यों? क्योंकि एयर क्या है? वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। हमने यहाँ यही कहा है कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम के थ्रू, क्योंकि जो लाइट होती है वो क्या करती है? वो पास हो जाती है ट्रांसपेरेंट मीडियम से। अब हम यहाँ बात करते हैं कि हमारे पास और कौन कौन से वर्ड्स आएंगे। तो यहाँ हमारे पास टोटल 3 वर्ड्स आते हैं। फर्स्ट है ट्रांसपेरेंट, सेकंड आ जाएगा ट्रांसलूसेंट, थर्ड वर्ड आ जाएगा ओपेक। तो अब हम यहाँ बात करते हैं इन 3 वर्ड्स का क्या मीनिंग है। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मीडियम वो मीडियम होता है जिसके थ्रू आप देख सकते हो, मीन्स जिसमें से लाइट क्या हो जाएगी? 100% पास आउट हो जाएगी। जैसे कि ये एयर है, आप इस एयर के थ्रू बाकी ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे ओनली एक ग्लास लगा लूँ, मिरर नहीं, ओनली ग्लास लगा लूँ, तो आप उसे विंडो कह सकते हो, आप विंडो के थ्रू भी देख पाओगे, अगर विंडो क्या है? ग्लास की बनी हुई है। क्लियर? तो वो हमारे पास मीडियम कौन सा हो जाता है? ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब आपके पास कुछ ऐसे मीडियम भी होते हैं जिनके थ्रू आप नहीं देख सकते। जैसे कि ये बोर्ड की बात करें, अगर उस तरफ कोई रूम है तो मैं इस बोर्ड के आर पार नहीं देख सकता। मेरे पास जो ये नीचे वॉल है, मैं इसके आर पार नहीं देख सकता। तो उसे हम क्या बोलते हैं? वो हमारे पास आ जाता है ओपेक मीडियम। लाइट हमेशा क्या करती है? हमेशा ओपेक मीडियम से ही क्या करती है? रिफ्लेक्ट होती है। क्लियर? आप किसी भी थिंग को देख पा रहे हो तो इसका मीनिंग क्या है कि वो ओपेक मीडियम है। लाइट उसमें से क्या हो चुकी है? उससे रिफ्लेक्ट हो चुकी है, और तभी वो आपको दिख पा रही है। एक हमारे पास आता है ट्रांसलूसेंट मीडियम। ये क्या होता है? आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि हमें क्या दिखेगा? हमें धुंधला धुंधला दिखेगा। क्लियर? हमें क्या दिखेगा? हमें इसमें से कुछ एक लाइट पास हो पाएगी, सारी लाइट पास नहीं हो पाएगी, तो हमें इसमें से क्या दिखेगा? धुंधला दिखेगा। अगर हम ट्रांसपेरेंट मीडियम के एग्जांपल्स की बात करें, तो आप ये स्पेक्स जो पहन रखा है, इसका आप जो यहाँ पे लेंस है, क्लियर, आप उसे लगा सकते हो, आप एयर लगा सकते हो। अगर हम ओपेक की बात करें, तो कोई भी थिंग जिसे आप देख पा रहे हो, जैसे कि यहाँ बोर्ड रखा है, यहाँ मोबाइल रखा है, यहाँ आपके पास कैमरा रखा है, लाइट्स रखी हैं, इसके अलावा ये बोर्ड है हमारे पास, तो इसे हम क्या कह देंगे? ओपेक मीडियम। इसके अलावा हम क्या करते हैं? हम एक पेपर लें, अगर उस पर हम थोड़ा ऑयल लगा दें, तो ऑयल लगाने से क्या होता है कि आप उसमें से आप उसमें से सिर्फ थोड़ा थोड़ा देख सकते हो, तो वो मीडियम कौन सा हो जाएगा? ट्रांसलूसेंट मीडियम हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ हमने बात कर ली है कि जो लाइट है वो क्या होती है, हम लाइट में से कैसे कैसे देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे एक थिंग की और बात करने वाले हैं, वो देखते हैं। तो अब हमारे पास एक पॉइंट आएगा, वो आएगा लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। इसे हम रेक्टिलिनियर मोशन या पाथ ऑफ लाइट भी कह सकते हैं। तो हमने यहाँ क्या लिखा है कि जो लाइट है वो क्या करती है? वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाती है, इस लाइन में जाएगी हमेशा, स्ट्रेट लाइन में। तो इसे हम प्रूफ करके देखते हैं कैसे। मान लो मेरे पास यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ओके। मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पे एक लाइट का सोर्स ले लिया, और यहाँ से मैं इस पे लाइट पास कर रहा हूँ।
क्लियर। अब देखो क्या होगा, अगर मान के चलो कि ये आपके पास एक ओपेक मीडियम है। क्लियर, मैंने इसको ओपेक ले लिया, तो जैसे ही लाइट इस पर आएगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसका मीनिंग क्या है, अगर लाइट बाकी जगह से जा रही है वहां से तो स्ट्रेट चली जाएगी। अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन में लेके चल रहा हूं तो अगर वो यहाँ आएगी तो यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर। तो इस तरफ पे हमें लाइट नहीं दिखेगी, यहाँ हमें क्या दिखेगी, यहाँ हमें शेडो दिखेगी। क्लियर। यहाँ हमें क्या दिखेगी, यहाँ हमें शेडो दिखेगी इसकी, इस तरफ ऐसे। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अगर लाइट आपके पास स्ट्रेट पाथ में आ रही है शेडो तभी बनती है। अगर लाइट स्ट्रेट ना आ रही होती, मान लो लाइट जो होती वो कर्व हो जाती, तो क्या होता, तो ये लाइट यहाँ से आते आते, ये लाइट यहाँ से आते आते इस तरह का पाथ ले लेती और यहाँ हमें शेडो कभी ना दिखती। क्लियर। तो शेडो बनना ही क्या है, इसका प्रूफ है कि जो लाइट है वो क्या करती है, वो हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। क्लियर। तो हम इस लाइन को यहाँ लिख भी सकते हैं। तो जो हमारे पास वो लाइन है उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन सनलाइट falls on a solid object like बिल्डिंग लगा लो या कोई स्टोन लगा लो एटसेट्रा। क्लियर। अ शेडो ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड। तो क्या होगा, वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी एक शेडो फॉर्म होगी। कहाँ फॉर्म होगी, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। तो वो जो ऑब्जेक्ट है उसके बिहाइंड वो शेडो फॉर्म हो जाएगी। तो इस ऑब्जेक्ट को ही हमने क्या कहा है, ओपेक ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो अब आगे हम क्या लिख सकते हैं, दिस शेडो shows that light travels in straight line। तो हमने अभी यहाँ क्या लिखा कि जब सनलाइट फॉल करती है किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट पर तो क्या होता है, तो एक शेडो कास्ट होती है ऑब्जेक्ट की, कहाँ, उसके बिहाइंड में। क्लियर। और यही शेडो शो करती है कि जो लाइट है वो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में। तो यहाँ हमने ये देख लिया कि जो आपके पास सनलाइट है या सिंपल लाइट बोल सकते हैं, वो क्या करती है, वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। क्लियर। तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि हमने यहाँ पे लाइट को कैसे लेके चलना है। अगर मैं आपको सिंपली बात करूँ तो मुझ पर रेगुलरली हर तरफ से, जैसे यहाँ लाइट आ रही है स्ट्रेट पाथ में, यहाँ लाइट आ रही है मेरे पास। क्लियर। तो यहाँ पे अगर मैं इतने सारी लाइट्स को एक साथ कवर करूँगा तो मैं जो भी मेरे पास कंक्लूजन निकलेगा उसको मैं अच्छे से नहीं बता पाऊँगा। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिर्फ कुछ एक लाइट्स को ही लेके चलना पड़ेगा, जिससे हम क्या कर सकें, हम आगे उससे कंक्लूजन निकाल सकें कि एक्चुअल में क्या हो रहा है।
इसलिए अब हमारे पास यहाँ पे टू डेफिनेशंस आएंगी जिसे हमने लाइट के रिगार्डिंग पढ़ना है। फर्स्ट आएगी रे ऑफ लाइट, सेकंड आएगी बीम ऑफ लाइट। तो अभी हम यही बात करने वाले हैं आगे। तो नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा रे ऑफ लाइट। कि रे ऑफ लाइट से हम क्या समझते हैं। तो अगर हम सिंपली बात करें रे ऑफ लाइट का, इसका मीनिंग देखो क्या होगा। पाथ ऑफ लाइट एनर्जी path of light energy in a transparent medium। तो हम रे ऑफ लाइट किसे बोलते हैं। हम यहाँ पे जो आपके पास पाथ होता है लाइट का ट्रांसपेरेंट मीडियम में, उसे ही हम क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट कहते हैं। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। इट इज represented by straight line it is represented by straight line having an arrow इस पर क्या होगा, एक एरो होगा, अभी आपको बना के दिखाऊंगा। हैविंग एन एरो ऑन इट in the direction of propagation। क्लियर। तो अब हम देखते हैं इसे हम कैसे कर सकते हैं। तो हमने यहाँ ये कहा कि ये क्या होता है, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होगा। इसमें अगर मुझे यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जाना है तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसको इस एरो से शो करूँगा कि जिस तरफ मुझे जाना है उस तरफ एरो की टिप होगी। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी रे ऑफ लाइट। क्लियर। अब अगर मुझे क्या करना है, मुझे इस डायरेक्शन में जाना है तो मैं इस रे को ऐसे शो कर दूंगा। क्लियर। अगर मैं इसे लेफ्ट बोलूं, इस तरफ मैं इसे राइट लिखूं, तो इसमें हम कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट। और इस पाथ में हम कहाँ जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट। क्लियर। तो हमने यहाँ इस तरह से इसे शो करना है। तो यहाँ हमने बात कर ली है कि रे ऑफ लाइट क्या होती है। अब हम आगे बात करने वाले हैं बीम ऑफ लाइट क्या होगी। क्लियर। तो यहाँ हमारे पास बीम ऑफ लाइट की डेफिनेशन आ जाएगी, ग्रुप ऑफ पैरेलल रेज। अब यहाँ पे हम रेज वर्ड यूज कर लेंगे क्योंकि वहाँ जब हमने एक सिंगल लाइट की बात की थी तब हमने उसे रे कहा था। अब हम बहुत सारी रेस को एक साथ ग्रुप में लेके चलेंगे, उसे ही हम क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट कहेंगे। तो हम लिख सकते हैं ग्रुप ऑफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट
emitted by source of light। तो अब हम बात करते हैं कि हम इसे कैसे शो कर सकते हैं। तो हमें यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ पैरेलल रेस को लेके चलना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, बीम ऑफ लाइट। हमेशा कभी भी अगर बीम ऑफ लाइट होगी तो उसमें जितनी भी रेज होंगी सबकी डायरेक्शन सेम होगी। क्लियर। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, जब हमारे पास ये ग्रुप ऑफ रेज है इसे हम कह सकते हैं बीम ऑफ लाइट। तो यहां हमारे पास टू डेफिनेशंस क्लियर हो जाती हैं, जिसमें हमने यहाँ ये लिखा है कि इसमें ग्रुप ऑफ पैरेलल रेज आ जाएगा और इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, पाथ ऑफ लाइट एनर्जी। यहाँ हम ओनली सिंगल रे की बात करते हैं। क्लियर। तो ये हमने लाइट के जो टाइप्स थे हमने वो पढ़ लिए। अभी के लिए हम यहाँ पे जितना भी लाइट के बारे में बेसिक था वो हम पढ़ चुके हैं। तो अभी हम हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें, जिसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, हम वो शुरू करने जा रहे हैं। क्लियर। तो अब हमारे पास हमारा न्यू टॉपिक आ जाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ तो यहाँ हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो यहाँ हम लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग को हम बाउंसिंग बैक भी लिख सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग द लाइट to the same medium after striking a surface is known as रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ हमने सिंपली क्या लिखा है कि ये एक प्रोसेस है, इसमें क्या होगा, इसमें रिटर्न होगा। किसका रिटर्न, लाइट का। कहाँ, सेम मीडियम में।
मीन्स जिस मीडियम से गया है, जैसे कि अगर मैं इस बोर्ड की बात करूं तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ अगर लाइट ऐसे जा रही है तो इसी मीडियम में वापस आ रही है, रिटर्न हो रही है। क्लियर। आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस, जैसे कि मैंने इस सरफेस को लिया था, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर। तो यहां हमने सिंपली ये बात कर ली है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन क्या होगी। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसको और अच्छे से डिफाइन करने वाले हैं। तो देखिए हमने इसे कैसे डिफाइन करना है। हम यहाँ सबसे पहले एक सरफेस लेके चलेंगे, इस सरफेस को कहा जाता है रिफ्लेक्टर। इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पर एक लाइट की रे ऐसे आएगी, तो मैंने इसकी डायरेक्शन को ऐसे शो कर दिया। यहाँ पे बहुत सारी लाइट्स आ रही हैं, मैंने ओनली वन शो करना है, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वो बाउंस बैक हो जाएगी सेम मीडियम में। क्लियर। इस पॉइंट को हम O कह देते हैं, इसे हम जहाँ पे लाइट स्ट्राइक करेगी उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कह देंगे। यहाँ से ऐसे लाइट आई है और ऐसे जा रही है। क्लियर। और हम यहाँ और क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट, या इसे मैं इंसिडेंस लिख देता हूं। और ये हमारे पास हो जाएगा तो यहां देखो हमने क्या किया है, ये हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जहां से क्या होना है, जहां से लाइट को रिफ्लेक्ट होना है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टर। फिर हमने क्या किया, हमने किसी एक एंगल पर यहाँ पे एक लाइट को क्या किया, इंसिडेंट किया, तो उस लाइट को हम बोलते हैं इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंस, लाइट ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद ये लाइट क्या करेगी, इसने जैसे ही सरफेस पे स्ट्राइक किया, इसने सेम मीडियम में क्या कर लिया, खुद को बाउंस बैक कर लिया। तो जब ये लाइट खुद को बाउंस बैक करती है, खुद को रिफ्लेक्ट करती है, उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट। फिर जहाँ आपके पास ये जो लाइट है, इसने यहाँ से रिफ्लेक्शन किया, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हम 90 के एंगल पर इसके परपेंडिकुलर एक हाइपोथेटिकल प्लेन ले लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल। क्लियर। अब जो एंगल नॉर्मल का इंसिडेंट लाइट के साथ बना हुआ है, उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, जिसे मैंने इसके इनिशियल अल्फ़ाबेट I से रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ हमारे पास जो एंगल बना हुआ है रिफ्लेक्टेड लाइट का नॉर्मल के साथ, इसे हमने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लिख दिया। इसको मैंने रिफ्लेक्शन के R, जो फर्स्ट इनिशियल अल्फ़ाबेट है R, उससे रिप्रेजेंट किया है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम शो कर सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को।
अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक करके इन सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट आता है वो है रिफ्लेक्टर। तो रिफ्लेक्टर क्या होगा हमारे पास, तो रिफ्लेक्टर की डेफिनेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स लाइट। तो हम सिंपली ये लिख सकते हैं सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्टर। क्लियर है। तो ये अब हम यहां बात करेंगे कि इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे पॉलिश्ड मेटल सरफेसेस, कोई भी मेटल है उसका जो सरफेस है अगर वो पॉलिश किया हुआ है तो उसे हम एज ए रिफ्लेक्टर लेके चल सकते हैं। इसके अलावा वाटर सरफेस हो जाएगा हमारे पास, वाटर के सरफेस से भी लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है। क्लियर। पॉलिश मेटल सरफेस, वाटर सरफेस। अब हमारे पास आ जाएगा वैक्स्ड सरफेस, ऐसा कोई भी सरफेस जिसपे हमने वैक्सिंग कर रखी हो, वो हो जाएगा हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास कोई भी ग्लेज्ड टाइल हो जाएगी। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल होते हैं रिफ्लेक्टर्स के जो हमने यहाँ डिस्कस कर लिए। कोई भी पॉलिश्ड मेटल सरफेस हो जाएगा, क्लियर, या कोई भी पॉलिश्ड सरफेस हो जाएगा, जैसे कि ये बोर्ड है, ये एक पॉलिश्ड सरफेस है, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है। वाटर का सरफेस हो जाएगा, कोई भी वैक्स्ड सरफेस हो जाएगा आपके पास, या आपके पास कोई भी ग्लेज्ड टाइल हो चुकी है, या फिर कोई भी पेपर होगा ग्लेज्ड, उसे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एज अ रिफ्लेक्टर यूज़ कर सकते हैं। तो अब अगर हम बात करें सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर कौन सा होगा, तो हम सिल्वर को सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर लेके चलते हैं। तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं तो यहाँ हमारे पास इसमें पॉइंट आ जाएगा सिल्वर मेटल इज बेस्ट रिफ्लेक्टर। क्लियर। पर हम हर जगह सिल्वर मेटल को तो लेके नहीं चल सकते, इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमारी डेली लाइफ में कहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है हमें उसे लेके चलना होगा। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा मोस्ट कॉमन रिफ्लेक्टर कौन सा है, वो हमारे पास आ जाएगा कौन सा, प्लेन मिरर। जो मिरर हम हमारे घरों में यूज करते हैं इसे हम लुकिंग ग्लास के नाम से भी जानते हैं, जिस ग्लास में हम खुद को देख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मोस्ट कॉमन रिफ्लेक्टर आ जाएगा जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो यहाँ हमने ये बात कर ली है कि रिफ्लेक्टर क्या होता है। अब हमने एक एक करके बाकी सबका भी डिस्कशन करना है। तो हमारे पास सेकंड डेफिनेशन जो आएगी वो आ जाएगी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट की। तो अब हम यहाँ लिखेंगे, ये हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन थी, सेकंड आ जाएगी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट।
क्लियर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये इसकी आ जाएगी एनी रे ऑफ लाइट any ray of light, clear, falling on reflecting surface, falling on reflecting surface, जिसे हमने क्या कहा था, रिफ्लेक्टर। क्लियर। यहां हमने इस लाइट को AO से रिप्रेजेंट किया है, रिप्रेजेंटेड एज AO। क्लियर। तो ये हमारे पास जो AO है, ये इसे हम क्या कह देंगे, इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। तो हम यहाँ पे रे ऑफ भी मेंशन कर सकते हैं। अब हमारे पास आ जाएगा रिफ्लेक्टेड लाइट कौन सी है। क्लियर। तो अब हम बात करते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट क्या है। जब इंसिडेंट लाइट ने रिफ्लेक्टर पर क्या किया, यहाँ से बाउंस बैक किया, तो जो लाइट बाउंस बैक हुई है उसे ही हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट या ओनली रिफ्लेक्टेड लाइट कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ डेफिनेशन आ जाएगी, एनी रे ऑफ लाइट any ray of light which is reflected back by reflecting surface, by इसी सरफेस को हमने पहले रिफ्लेक्टर लिखा था, तो इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, OB से। तो हम यहां लिख सकते हैं तो ये हमारे पास AO है, ये हमारे पास इंसिडेंट लाइट है, और जो OB आ जाएगा ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड लाइट आ जाएगी। क्लियर। तो हमने यहाँ पे रिफ्लेक्टर की बात कर ली, और यहाँ हमने इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट की बात कर ली। अभी भी हमारे पास यहाँ 2-3 टर्म्स बची हैं, अभी हम उनका डिस्कशन करेंगे। क्लियर। तो अब हमारे पास आ जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। तो हमारे पास जो फोर्थ टर्म हमने यहाँ यूज करनी है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होगा हमारे पास, वेयर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। तो हम शॉर्ट में यहाँ लिख सकते हैं, द पॉइंट वेयर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। तो यहाँ हमने इस पॉइंट को O से लिखा था, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट
O। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पॉइंट O से। क्लियर? अब हमारे पास यहाँ नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाएगी नॉर्मल की। तो अब अगर हम बात करें नॉर्मल क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं अ परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस from point of incidence, from point of इंसिडेंस O। तो हमने यहाँ पर O पॉइंट से एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, इसे ही हम क्या कहते हैं? एक हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है, इसे ही हम नॉर्मल कहते हैं। तो ये हमारे पास जो ON है, ये क्या हो जाएगा? ये हमारे पास नॉर्मल हो जाएगा। तो जो हमने यहाँ ON से इसे रिप्रेजेंट किया है, यही हमारे पास क्या है? नॉर्मल है। अब हमारे पास यहाँ पे टू डेफिनेशंस और आ सकती हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो अब हमारे पास आ जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो हम लिखेंगे एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट एंड नॉर्मल। तो हम क्या लिख सकते हैं? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये हमारे पास नॉर्मल है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से, और यहाँ पे जो हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास इंसिडेंट लाइट। इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, इसे ही हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आपको यहाँ साफ दिख रहा है, इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ये किसके इक्वल हो जाएगा? AON के। तो हम ये भी लिख सकते हैं इसे, तो ये आ जाएगा हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी एक डेफिनेशन और है हमारे पास, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो
इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है उसका और नॉर्मल के बीच का एंगल जो होगा उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम कह सकते हैं यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन को, एंगल बिटवीन reflected light and normal to the point of incidence is known as एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसे हम R से शो करते हैं और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमें मिल जाएगा NOB के इक्वल। तो यहां हमने इसकी सभी टर्म्स को डिफाइन कर लिया है। तो अब हम चलते हैं इसमें, हम इसी में ही हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, कि इसमें हमारे पास जो रिफ्लेक्शन है इसके 2 लॉज होते हैं जिसे हमें यहाँ पे फॉलो करवाना है। ये जो 2 लॉज हैं ये हमेशा फॉलो होंगे और अभी हमने इन्हीं लॉज की यहाँ पे बात करनी है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या है। तो अभी हमने यहाँ पे ये देख लिया कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है, किस टर्म को हम क्या कहते हैं। क्लियर। तो अभी हम यहाँ बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो अब हमारे पास टॉपिक आ जाएगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां हमें 2 लॉज मिलते हैं जिसकी हमने यहाँ पे स्टडी करनी है। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट लॉ आ जाएगा, देखो फर्स्ट लॉ हमारे पास जो आएगा वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। क्लियर। मींस आई क्या होगा, आर के इक्वल होगा। तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज always equal to angle of reflection। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हमारे पास आई आएगा वो हमेशा क्या आएगा, एंगल आर के इक्वल आएगा। यही हमारे पास क्या आ जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर। अब हम यहाँ सेकंड लॉ की बात करें तो वो यहाँ ये कहता है कि जो आपके पास इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है और जो आपके पास रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है और जो नॉर्मल है, ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे, ये आउट ऑफ प्लेन नहीं जा सकते। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर ये लाइट इस प्लेन में ऐसे जा रही है तो ये लाइट इसी प्लेन में ही रिफ्लेक्ट करेगी, ये इधर से ऐसे जाके ऐसे बाहर नहीं आ सकती, ये हमेशा सेम प्लेन में ही रहेंगे। आपके पास इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट और जो आपका नॉर्मल है, ये तीनों आपको क्या मिलेंगे, एक ही प्लेन में मिलेंगे। तो ये हमारे पास आ जाता है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।
तो हमारे पास यहाँ सेकंड लॉ आ जाएगा रिफ्लेक्शन का, और इसमें हम लिखते हैं इंसिडेंट रे reflected ray and normal to reflecting surface of point of incidence lie in same plane। तो हमने यहाँ बात की है कि इंसिडेंट रे, इसको हमने रिप्रेजेंट किया है ए ओ से। रिफ्लेक्टेड रे, इसे हमने रिप्रेजेंट किया है ओ बी से। और आपके पास नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको हमने रिप्रेजेंट किया है ओ एन से। तो हमें जो ओ ए है या ए ओ है, ओ बी है और ओ एन है, ये तीनों हमें क्या मिलेंगे, ये तीनों हमें सेम प्लेन में ही मिलेंगे। तो ये हमारे पास टू लॉज आ जाते हैं रिफ्लेक्शन के। क्लियर? तो अभी यहाँ पे कुछ थिंग्स और सोचने वाली है, उसकी हम बात करते हैं कि अब हमने यहाँ पे क्या किया था। हमने जो लाइट को ना किसी एंगल के ऊपर क्या किया था, इस पे हमने स्ट्राइक करवाया था। अगर मैं नॉर्मली ही यानी कि नॉर्मल पर ही लाइट को स्ट्राइक करवा दूँ तो क्या होगा। जैसे कि मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि अगर ये हमारे पास एक रिफ्लेक्टर है, अगर लाइट मैं इसके ऐसे ही इसके नॉर्मल पर स्ट्राइक करवा दूँ तो क्या होगा। तो ये मेरे पास O होता है, ये N है, ये मेरे पास पॉइंट ऑफ ये मेरे पास इंसिडेंट लाइट आ जाएगी, ये मेरे पास पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आ जाएगा। तो अब क्या होगा, अब इस केस में जो लाइट होगी वो इसी पाथ से स्ट्राइक बैक हो जाएगी, मतलब कोई भी एंगल नहीं बनेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगी रिफ्लेक्टेड लाइट। तो ये हमारे पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट की हमें आगे नीड होगी, इसलिए मैंने आपको अभी बता दिया। तो इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं। तो हम इस पॉइंट के लिए लिख सकते हैं अ रे ऑफ लाइट striking
the reflecting surface retraces its path। तो एक सेकेंड, when it strikes normally। तो हमने यहाँ देखो क्या लिखा है कि आपके पास एक रे ऑफ लाइट है, वो क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी कहाँ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर। तो वो क्या कर लेगी, अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी। जब वो कैसे स्ट्राइक करेगी, उस पे नॉर्मली यानी उसके परपेंडिकुलर ही स्ट्राइक करेगी। तो यहाँ हमने इस पॉइंट को मेंशन कर दिया। क्लियर। तो अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल लिए हैं, इसमें हमने क्या किया है, हमने हमेशा जो हमारा रिफ्लेक्टर है उसको हमने क्या लिया है, उसको हमने एक तो पॉलिश्ड लिया है, वो हमें लेना ही होगा। एक मैंने उसको ना बिल्कुल स्ट्रेट लिया है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि जब मैं इसको कर्व्ड पाथ में ले लूँगा तो क्या तब भी ये जो रूल्स हैं क्या ये फॉलो होंगे। तो अभी हम यहाँ पे इसके जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें यही डिस्कशन करने वाले हैं। अब अगर मेरे पास कोई भी सरफेस है जो वो इस शेप में या इस शेप में आ जाए तो क्या होगा। तो इन केसेस में भी क्या होगा, सेम रूल्स फॉलो होंगे। तो अगर यहाँ पे ये लाइट ऐसे आ रही है तो ये मेरे पास ओ पॉइंट होगा, ये इधर चला जाएगा। तो यहाँ भी हमें सेम रूल्स फॉलो होंगे। जब आपके पास जो सरफेस होगा वो क्या होगा, कर्व्ड फॉर्म में होगा। क्लियर। तो हम कहीं भी इसे शो कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में, तो इसलिए मैंने इसे थोड़ा साइड में शो किया है ताकि हम इसको डिफाइन कर सकें कि जो आपके पास कर्व है उसका चाहे सेंटर है चाहे कहीं भी है, वो यहाँ पे मैटर नहीं करता। जो थिंग मैटर करती है वो है लाइट का रिफ्लेक्शन। क्लियर। तो यहाँ हमने ये देख लिया कि इस केस में भी क्या होगा, यहाँ पे सेम रूल्स फॉलो होंगे। तो मैं इस लाइन को भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ हमारे पास पॉइंट आ जाएगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑल्सो obeyed when light is reflected from spherical और कर्व्ड सरफेसेस। तो हमने यहाँ देख लिया कि यहाँ पे भी क्या होगा, जो आपके पास सेम लॉज थे, जो अभी हमने टू लॉज पढ़े थे कि आई आर के इक्वल होगा, और जो आपके पास इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है, और जो नॉर्मल है
परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों क्या करेंगे, सेम प्लेन में लाई करेंगे। तो यहाँ अगर हमारे पास कर्व्ड सरफेस है तब भी ये क्या होंगे, ये लॉज यहाँ पे अप्लाई होंगे। थैंक यू।